अस्सलाम वालेकुम। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, एंटरप्रेन्योरशिप कोच आपके साथ एक नई वीडियो में। आज मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं और हमारे बड़े ख़ास मेहमान हैं जनाब रहीम वाई साहब। इंटरनेशनल एक्सपोयर हैं इनका प्रॉपर्टी का। मैं रहीम भाई को कहूँगा कि अपना इंट्रो जो है वो थोड़ा सा खुद दें, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा अपने आप का पता होता है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। रहीम भाई आपके साथ हाजिर खिदमत है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। जज़ाकल्लाह जवाद खैर। जी मुझे जी प्लीज आप स्टार्ट करें क्वेश्चंस अपने। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा रहीम भाई के बारे में कि इनको इंटरनेशनल प्रॉपर्टी का भी एक्सपोजर है, फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल, दुबई और उसके अलावा मेरा ख्याल है ओमान में भी इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ ओमान के लिए भी काम किया, रियल स्टेट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स और रियल स्टेट की डॉक्यूमेंटेशन और उस चीज़ के ये माहिर हैं। लेकिन आज हमारा जो सवाल है, मैं हमेशा कंसर्न होता हूँ पाकिस्तानियों की एम्प्लॉयमेंट के लिए, यूथ के लिए, कि वो पैसा कैसे कमाएं। और स्टॉक मार्केट्स में पैसा लगाना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, वहाँ पैसा बग़ैर पैसे के आप नहीं कमा सकते। प्रॉपर्टी डीलिंग दुनिया भर में एक ऐसा प्रोफेशन है कि जहाँ आप ज़ीरो कैपिटल से कमीशन अर्न कर सकते हैं और आप काम की शुरुआत कर सकते हैं। और इस सिलसिले में वाई साहब से भी रहनुमाई ले रहा हूँ और कमिंग डेज़ में हम शायद एक प्रोग्राम लेकर आएँ जिसमें हम ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी दें, जिस तरह यूथ जो है वो अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकती है। तो मेरा पहला सवाल रहीम भाई से ये है कि व्हाट इज़ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है और प्रॉपर्टी बिजनेस है क्या, हमें किसमें बताएं हर प्रॉपर्टी की। बेसिकली हम जिसको एज अ होल इंडस्ट्री को तो हम रियल स्टेट इंडस्ट्री कहते हैं। रियल स्टेट इंडस्ट्री के फिर फर्दर थ्री मेन ब्रांचेस होती हैं। एक ब्रांच जो होती है उसका एक विंग कह लें, एक पिलर कह लें उसका। रियल स्टेट इंडस्ट्री थ्री पिलर्स के ऊपर खड़ी होती है। वन इज डेवलपर, दूसरा जो है वो ब्रोकरेज है, और तीसरा जो है वो है कॉन्ट्रैक्टिंग का। इसमें जो डेवलपर होता है, ही इज द इनिशिएटर ऑफ द प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट्स होती हैं, एक वर्टिकल डेवलपमेंट्स होती हैं। हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट्स का मतलब ये है कि आप हाउसिंग स्कीम्स लॉन्च करें या कोई इंडस्ट्रियल जोन्स लॉन्च करें या आप कोई भी कमर्शियल जोन्स भी लॉन्च करें हॉरिजॉन्टली, लेकिन वो सिंगल स्टोरी हो या मतलब और मतलब हॉरिजॉन्टल आपने जाना है। वर्टिकल में ऑब्वियसली देयर इज अ सिंगल प्लॉट और उसके ऊपर आप मल्टीपल फ्लोर्स बना सकते हैं। उसमें भी तीन चार किस्म की कैटेगरीज हैं। एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट होता है जो कि सोलिली प्योरली डीपली सिर्फ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की होगा, उसमें कोई नीचे। दूसरा जो है वो कमर्शियल प्रोजेक्ट होता है जिसमें ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपकी दुकानें होती हैं और फिर ऊपर फर्स्ट फ्लोर और मेज़नाइन से ऊपर जितना आप जाते जाते हैं वो ऑफिसेज होते हैं। सो बेसिकली ये दो कैटेगरीज हैं। फिर तीसरी कैटेगरी जो पाकिस्तान में बड़ी कॉमन है उसको बोलते हैं मिक्स यूज डेवलपमेंट। मिक्स यूज डेवलपमेंट का मतलब ये है कि पहले ग्राउंड फ्लोर के ऊपर और बेसमेंट में दुकानें बना देंगे, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक जो है वो आप ऑफिसेज बना देंगे, और फिर फोर्थ फ्लोर के बाद जो है आपको डिसाइड करते हैं कि नहीं इसमें अपार्टमेंट्स भी होने चाहिए, तो 4+ आप चले जाते हैं, तो वो आप अपार्टमेंट्स में भी चले जाते हैं। एनी प्रोजेक्ट विच इज अ मिक्सचर ऑफ commercial and residential activities is called a mixed use development. So basically ये तीन किस्म की डेवलपमेंट्स होती हैं वर्टिकल में, और हॉरिजॉन्टल में भी मैंने आपको जैसे बताया कि रेजिडेंशियल पर्पस भी हो सकती है, कम्युनिटी कमर्शियल पर्पस भी हो सकती है और इंडस्ट्रियल पर्पस भी हो सकती है। जी। ये आज तीन जी। छह किस्म के बेसिकली 6-7 किस्म के जो है वो वेंचर्स होते हैं। ये जी सारे आप वेंचर्स जी इनिशिएट करता है। जी जी जी, ये जी सारे वेंचर जो इनिशिएट करता है वो डेवलपर इनिशिएट करता है। डेवलपर ही डिसाइड करता है कहाँ पर जमीन खरीदनी है, और डेवलपर ही डिसाइड करता है कि उसको कैसे लॉन्च करना है और किस सीक्वेंस से उसको जो है वो आगे उसने लेकर चलना है। जी प्लीज। जी रहीम भाई, डेवलपमेंट तो फिर अगेन वही स्टॉक मार्केट की तरह एक इन्वेस्टमेंट वाला प्रोजेक्ट आ जाता है, और इन्वेस्टमेंट भी अरबों रुपए की है। अब तो लाखों करोड़ों की गेम तो निकल गई हुई है। आज हमारे इस इंटरव्यू का मौक़िफ़ है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ हैं, जो यूनिवर्सिटी से डिग्री ले लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं या सिंपल BA MA किया हुआ है उन्होंने, वो किस तरीके से उन्हें ट्रेन किया जाए कि वो प्रॉपर्टी एजेंट्स, शुरू में ज़ाहिर है बात सब डीलर बनेंगे और फिर बाद में प्रॉपर्टी डीलर या रियल स्टेट डीलर बनेंगे। उसके लिए उन्हें क्या ऐसी, जैसे बैक एंड में आपसे बात कर रहा था कि मैंने जो कमियां नोट की हैं,
KYC का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है रियल स्टेट में, जो लोग मार्केटिंग में हैं, कि नो योर कस्टमर्स, नो हिज नीड्स, हु इज़ ही इज़, हाउ मच मनी ही हैज़, क्या वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है या उसने घर बनाना है, क्या वो उसने दुकान खोलनी है या वो उसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ओवरसीज़ है या यहाँ भी है। फिर मार्केटिंग कैसे करनी है, आपने अपनी प्रोडक्ट को कैसे ऑफ़र करना है टू द एंड जो क्लाइंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स का बड़ा सख्त जो कमी है उनके अंदर, नेटवर्किंग स्किल्स की कमी है और अपनी डिटेल्स देने की। फिर डॉक्यूमेंटेशन में उसको किस तरह सेव करनी है, उसका इंटरेस्ट कैसे वॉच करना है, डॉक्यूमेंटेशन में उसको कैसे गाइड करना है। तो इन सारी चीज़ों को लेके आप जैसे अच्छे दोस्तों के साथ हम प्लान कर रहे हैं कि एक सर्टिफिकेशन कमिटीज़ में शुरू करें कि जिसमें ज़ीरो कैपिटल से भी बच्चे जो हैं वो इस बिज़नेस की आगाज़ कर सकें और उनको इतना कुछ हम बता दें कि वो पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर, जैसे आप ओमान में गए थे, दुबई में बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट का काम है, आजकल टर्की में बहुत ज़्यादा हो रहा है, पोर्चुगल में बहुत ज़्यादा हो रहा है, माल्टा में हो रहा है। लोग नेशनलिटी लेने के लिए 1 से 5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं और कोई प्रॉपर्टी लेते हैं और साथ ही उन्हें नेशनलिटी मिल जाती है। फिर पोर्चुगल में, जहाँ तक मेरे इल्म में है, उनकी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है बहुत से प्रोजेक्ट्स में और वो उसमें सेफ़ हैं और वो उसमें आपको जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हैं कुछ ना कुछ रेंट की फॉर्म में आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो ये इस सारी चीज़ों को बेचने के काबिल हो कोई आदमी, तो वो यहाँ पर बैठकर भी एजेंट बन सकता है बाहर की किसी कंपनी का, ऑनलाइन भी अपनी सर्विसेज शुरू कर सकता है। उसके लिए आप क्या समझते हैं कि क्या गैप इस वक्त मौजूद है और कैसे उसे फिल किया जा सकता है? बुनियादी इंफॉर्मेशन इस कोर्स के बारे में हम आपसे आज लेना चाहते हैं। ओवर टू यू सर। अच्छा, जैसे मैंने अर्ज किया कि जो मेन 3 फील्ड्स हैं, और मैं आपका पहला क्वेश्चन ये था कि कितनी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं और रियल एस्टेट में कितने किस्म के होते हैं, तो मैंने कहा पहले वो एक्सप्लेन कर। अच्छा, एक इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट तरीन बात है वो ये है कि दुनिया के जितने भी डेवलपर्स होते हैं और वो जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं या प्लान करते हैं, ऑब्वियसली वो उनका काम होता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन जो सेल्स का जो विंग होता है बेसिकली वो ये खुद नहीं हैंडल कर सकते। और मैं वैसे आपको एक जनरल एक टर्मिनोलॉजी रियल एस्टेट की बताता हूँ कि इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी शेमफुल थिंग, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी शेमफुल थिंग कि अगर कोई डेवलपर जो है वो अपनी ही टीम रखे और खुद से अपनी इन्वेंट्री को सेल कर रहा हो, यानी नॉन हाँ, ये नॉन प्रोफेशनल बात भी है और मार्केट में इसको सबसे ज्यादा बुरा समझा जाता है ऐसे डेवलपर को कि जो बेसिकली अपनी इन्वेंट्री जो है वो ब्रोकर्स के थ्रू सेल नहीं करता और उसको खुद ही सेल करने की कोशिश करता है DSF रख के, जिसको डायरेक्ट सेल्स फोर्स कहते हैं, और वो एम्प्लॉइज को रखता है और छोटी छोटी सैलरीज के ऊपर, और उसको उन एम्प्लॉइज को कहता है कि तुम ही मेरा प्रोडक्ट सेल करो, हमने मार्केट में वो प्रोडक्ट जो है वो नहीं देना किसी भी ब्रोकर को। ऐसे 99% ऑफ ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अमूमन फेल हो जाते हैं, और उनका एक तो ब्रोकरेज कम्युनिटी अगर किसी प्रोजेक्ट का बायकॉट कर दे तो उस डेवलपर की हवा, जिसको आम जुबान में बोलते हैं, वही खराब हो जाती है। अब हम आ जाते हैं ब्रोकरेज के ऊपर कि जो ब्रोकरेज की फील्ड है ये क्या होती है और आप ब्रोकर एक कैसे बन सकते हैं, जिसको आम जुबान में पाकिस्तान में अपने आप को, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने आप को रियलिटर कहना पसंद करते हैं, जो बिल्कुल ही ग्रास रूट लेवल के लोग हैं वो बेचारे अपने आप को प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं, कुछ ब्रोकर्स भी कहते हैं, कुछ रियल एस्टेट एजेंट्स भी कहते हैं, तो मतलब मींस देयर आर सेवरल नेम्स फॉर इट, लेकिन इन एक्चुअल जो काम है वो एक ही है। अच्छा, जो ब्रोकर होता है, ये जो इनकी जो कैटेगरीज होती हैं बेसिकली ब्रोकर्स की, और ब्रोकर की जो टॉप लेवल की कैटेगरी होती है जिसको हम ये कहते हैं कि एक प्रोफेशनल ब्रोकर है और प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट है, उसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग तरीन जो पहला उसका जो काम होता है उसको बोलते हैं हम आम जुबान में ड्यू डिलिजेंस। और ड्यू डिलिजेंस बेसिकली दुनिया के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया या मिडल ईस्ट हो गया या आपका जितने भी आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मिडल ईस्ट तो डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं शुमार होता, डेवलपिंग कंट्रीज नहीं है, लेकिन उन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में सिर्फ एक दुबई वाहिद ऐसा एक शहर है, शहर कहूंगा मैं, मुल्क भी नहीं कहूंगा, दुबई एक वाहिद सिटी है कि जिसको आप डेवलप्ड कह सकते हैं कि उन्होंने अपना एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर लिया। तो ड्यू डिलिजेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी लीड, कोई भी बात, कोई भी कॉल, कोई भी इशारा आपको जब मिले तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन में लग जाए।
बजाय इसके कि उसको फर्दर डिस्कस करने से पहले या फर्दर कहीं पे फैलाने से पहले आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें कि वो बात ठीक है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को चेक करें और उस लीड को 100% एग्री करें कि वो जो बंदा है जिसने आपको वो लीड दी है, चाहे वो बायर है या सेलर है, वो आप उससे खुद जाके मिलें और खुद उससे जाके सारी चीजें अपनी आंखों से देखें। इसको बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस। जिस वक्त आपको ये सारी चीजें देख के अपनी आंखों से यकीन आ जाए कि वाकई ये जो प्रॉपर्टी मुझे मिल रही है सेल के लिए या रेंट के लिए, ये वाकई जेन्युइन है, एग्जिस्ट करती है, और जो साहब मुझे दे रहे हैं वो वाकई इसके मालिक हैं और उनके कागजात जो है वो जेन्युइन है, तो तब अगर आप उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं, मतलब मार्केट करते हैं उसको सेल या रेंट करने के लिए, तो तब आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती। ऐसे एजेंट्स का जो सक्सेस रेशियो होता है डील्स को क्लोज करने का, वो आम और नॉर्मल एजेंट से वो कई गुना ज्यादा होता है, कई गुना। सो बेसिकली ड्यू डिलिजेंस जो होती है, रिसर्च करना बेसिकली किसी चीज को कंफर्म करने से पहले या आगे फैलाने से पहले या उसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करने से पहले। एक ब्रोकर के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीन चीज होती है वो होता है उसका टाइम, उसकी एनर्जी। क्योंकि एक ब्रोकर के लिए अपनी एनर्जी को बचाना और अपने टाइम को सेव करना ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीन एलिमेंट है, वरना तो लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं। आपने भी देखा होगा पाकिस्तान में, मेरा भी बहुत ज्यादा वास्ता पड़ता रहता है, मैं चूंकि खुद इस फील्ड से हूँ, लोगों को 30-30 साल हो गए हैं बेसिकली कि वो रियल एस्टेट की ब्रोकरेज में के बिजनेस में पड़े हुए हैं, लेकिन वो बेचारे आज तक उसमें कुछ अचीव नहीं कर सके और वो बहुत मुश्किल से अपने घर का रोजगार जो है वो वही चला पाते हैं, और छोटी छोटी इनकम्स या दिहाड़ियां जिनको हम आम जुबान में कहते हैं, दिहाड़ियां लगा के तो वो अपना सर्कल बड़ी मुश्किलों से खींच रहे हैं, और उनको 20-20 साल हो गए हैं, 30-30 साल हो गए हैं। वजह उसकी क्या है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाते, वो अपनी गली मोहल्ले में छोटी सी दुकान मकान के अंदर ही बैठे रहते हैं, और जो गली के अंदर जो चीजें आती रहती हैं इन्वेंट्री, वही उसी के ऊपर वो काम करते रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी यूथ है और ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने बात की, ये बिल्कुल एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा जो है वो अच्छी चीज है। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली इसका कोई बेस स्ट्रक्चर नहीं बन पाया। अभी जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसमें जो हुकूमत थी, जो भी हुकूमत के नुमाइंदगान थे, उनकी कोशिश होती है कि वो बेसिकली जो टैक्सेशन के अंदर डिपार्टमेंट में जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो हर वक्त बू सूंघ रहे होते हैं कि कहाँ से हमें पैसा मजीद मिल सकता है। तो उसी चक्कर में चूंकि एक मार्केट डॉक्यूमेंटेड नहीं है, आपको नहीं पता कि आज पाकिस्तान में कितने डेवलपर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, कितने डेवलपर्स हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, ठेकेदार टाइप लोग जिन्होंने अपने गली मोहल्ले में प्लॉट खरीद लिया खुद ही, और खुद ही उसके ऊपर बिल्डिंग स्टार्ट कर दी बगैर किसी से पूछे कोई अप्रूवल लिए बगैर ही, और उसके ऊपर नीचे 4 दुकानें बना दी और ऊपर 3-4 फ्लैट्स बना दिए 3-4 मंजिलों पे। ये भी एक बिल्डर और डेवलपर टाइप ही आदमी है, लेकिन इसका किसी को पता नहीं लगेगा दुनिया में, जब तक वो वापडा वालों को तब पता लगेगा जब वो कनेक्शन अप्लाई करेगा, उसके अलावा सुई गैस वालों को तब पता लगेगा जब वो कनेक्शन अप्लाई करेगा, उसके अलावा और किसी को पता नहीं लगेगा कि एक जगह के ऊपर डेवलप, क्योंकि हमारे मुल्क में बेसिक कानून नहीं है। लेकिन हमारी जो यूथ है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े स्मार्ट लोग हैं और बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, और जितने लोग भी ओवरसीज जाते हैं और जब उनको एक डॉक्यूमेंटेड मार्केट और एक एस्टेब्लिश मार्केट जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो प्री डिफाइंड है, जब उनको एक ऐसी मार्केट मिलती है तो फिर वो वहां पर जाके बहुत आउटली परफॉर्म करते हैं। आम नेशनैलिटीज की निस्बत पाकिस्तानीज जो हैं, मैं आपको कैटेगोरिकली बता सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो गल्फ की जो मार्केट है उसमें जो रियल एस्टेट का सेगमेंट है और रियल एस्टेट के अंदर भी जो ब्रोकरेज का सेगमेंट है, उसमें आज की तारीख में अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन को 3000 प्लस कंपनीज हैं और तकरीबन कोई 15,000 से ऊपर एजेंट है जो कि सिर्फ दुबई के अंदर काम कर रहा है। 15,000 से ऊपर एजेंट है और कोई 3,000 3,500 के करीब के हैं वो रियल एस्टेट कंपनीज हैं। इन 15,000 एजेंट्स में ऑब्वियसली दुनिया की कोई 70 से ज्यादा नेशनैलिटीज हैं जो कि ये 15,000 एजेंट हैं, लेकिन इन नेशनैलिटीज में हमारा जो हमसाया मुल्क है, आपको पता है वो पॉपुलेशन में भी हमसे 7-7 गुना बड़ा है और हर चीज में ही वो बड़ा है। लेकिन इवन देन, मतलब मैं ये एग्जेजरेट नहीं कर रहा, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ कि इवन देन आउटस्मार्ट करने के अंदर, बिजनेस के अंदर पाकिस्तानी ब्रोकर जो है वो हमेशा लीड कर रहा होता है। बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, मतलब हमें अगर एक जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरखेज है साकी, ये वो वाली बात। और हम गोरों से भी बहुत ज्यादा ऊपर जाके परफॉर्म करते हैं और हम इंडियन से भी बहुत ज्यादा ऊपर
परफॉर्म करते हैं। दुबई जैसी मार्केट के अंदर मुकाबला हमेशा इन 3 नेशनलिटीज में ही हो रहा होता है, और हमेशा हर साल जो है, जो दुबई की अपनी गवर्नमेंट है, वो लिस्ट एक पब्लिश करती है, एक लिस्ट पब्लिश करती है कि कौन सी नेशनैलिटी जो है वो सबसे ज्यादा जिसने सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स दिखाई हैं अपनी मार्केट। तो वो 90% ऑफ द टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी जो होते हैं वही नंबर 1 पे होते हैं, which is the basically proof कि हालांकि हमारे अपने मुल्क में उन चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन जब हमें एक माहौल मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो फिर हम बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर जाते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि एक ब्रोकर बनने के लिए, कामयाब ब्रोकर बनने के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट दरकार नहीं होती। इसके लिए इन्वेस्टमेंट आपने करनी है अपने आप के ऊपर, अपने खुद अपनी जात के ऊपर करनी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे करनी है, आपका बात करने का तरीका और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल। क्योंकि रियल एस्टेट ब्रोकर का ये काम है कि वो जिस वक्त उसको कोई कस्टमर कॉल करे या जिस वक्त उसको उसका किसी कस्टमर के साथ इंटरेक्शन हो, तो वो पहले 5 मिनट में उसने ये जज करना है कि ये कस्टमर सीरियस है या ये कस्टमर नॉन सीरियस है। अगर तो वो ये जज, और ऑब्वियसली आप ये सवाल कस्टमर से नहीं कर सकते कि भाई आप मेरे से जो है वो वैसे मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए सवालात पूछ रहे हैं या आप वाकई इंटरेस्टेड है प्रॉपर्टी लेने में। ना ही आप उससे ये पूछ सकते हैं कि मुझे जरा अपनी बैंक स्टेटमेंट या बैंक बैलेंस दिखा दें कि भाई आपके पास पैसे हैं भी जो चीज आप खरीद रहे हैं या देखने के लिए आए हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो आज तक दुनिया में कभी कोई भी ब्रोकर किसी कस्टमर से ना ही पूछता है और ना ही आप पूछ सकते हैं। तो होता क्या है कि आपने इसको हमें आम जुबान में बोलते हैं क्वालिफाइंग क्वेश्चंस। आपने सवालात उससे ऐसे करने हैं और ऐसे नरम तरीके से सवालात करने हैं कि उन सवालों के जवाब में ही आपको अपना जवाब मिल जाए कि ये कस्टमर इंटरेस्टेड है और इसको ये ईगर है टू परचेज, टू डू द परचेज, या ये वाकई सीरियस है अपनी चीज को सेल करने में या रेंट करने में। यूजुअली होता ये है कि जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज रेंट करनी होती हैं, वो एक एबनॉर्मल फिगर चाह रहे होते हैं कि हमारी जो 50,000 वैल्यू की जो प्रॉपर्टी है उसका कोई लाख रुपए मिल जाए, और वो ढूंढ रहे होते हैं ऐसे ब्रोकर्स के जो उनको इस चीज का यकीन दिला दें कि हाँ जी मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि मैं आपकी 50,000 वैल्यू की प्रॉपर्टी जो है वो 80,000 या 90,000 या लाख रुपए में रेंट कर दूं। ये सारी जो एक्टिविटीज होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग्स लेने के लिए होती हैं, इसका कोई एक्चुअल, और उसके बाद होता ही है कि वो 4, 5, 6 महीने तक जो है वो लारे ही लगा रहा होता है उसको, ताकि उसका खुद ही जो लैंडलॉर्ड का जो मेंटालिटी है वो जरा काम डाउन हो जाए और 5 महीने बाद उसको रियलाइज हो जाए कि मैं जो लाख रुपए मांग रहा था और जिसका मुझे 50,000 रुपए मिल रहा था, तो 5 महीने बाद मैं 2.5 लाख रुपए लूज कर चुका हूँ। जो 50,000 मुझे मिल रहा था मैं वो भी लूज कर चुका हूँ, और अपना एनुअल रेंट जो था अगर मैं 50,000 के हिसाब से ही चलता तो चलो मुझे 6 लाख रुपए तो मिल ही जाते, मैं तो 12 लाख रुपए मांग रहा था। लेकिन अब मैं 2.5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए में से भी 2.5 लाख रुपए जो है वो लूज कर चुका हूँ, तो अब बाकी मैंने कुछ 3, 3.5 लाख रुपए ही बचे हैं। अगर मैं वो भी लूज कर जाता हूँ और मैं आज डिसीजन नहीं लेता कि वाकई मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50,000 की है तो मैं 50,000 रुपए दे दूं। ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं, बाज एजेंट्स ऐसे होते हैं जो डर के फौरन बता देते हैं कि भाई आप मेरे रिलाई मत करें, आपकी जो रियलिस्टिक प्राइस है वो ये है। अब यहाँ थोड़ा सा मैं रहीम भाई आपको कट करना चाहूँगा। यही एग्जैक्टली वो गैप है जिसे मैं आइडेंटिफाई मैंने किया है और मैं समझता हूँ कि उसे पढ़े लिखे लोग फिल कर सकते हैं। आपको ये रियलाइज़ कराना कि आपकी दुकान फ़र्ज़ करें 200 स्क्वायर फीट या 400 स्क्वायर फीट की है और लेट से दुकान का नंबर 4Q है, तो जो पढ़ा लिखा बंदा होगा वो बताएगा सर ये 6Q जो है आपसे 2 दुकानें आगे जो है ये इसका रेंटल 48,000 रुपीज़ पर मंथ है। जो 3Q है इसका रेंट जो है वो 50,000 रुपीज़ पर मंथ चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान में जब आप, ये सिर्फ रियल स्टेट नहीं है, आप प्लम्बर को बुला लें, आप इलेक्ट्रिशियन को बुला लें, आप मेसन को बुला लें, वो लगता है कि वो भी आपकी तरह पहली बार ही उसने वो चीज़ सुनी है। वो लगता है पहली बार टूटी खोलने लगा है, इससे पहले उसने कभी पाइप नहीं खोली, या तो मचला बनता है या नालायकी इतनी है। और जो सबसे नालायक मैंने सॉरी टू से लोग देखे हैं वो मैंने रियल स्टेट की फील्ड में देखे हैं। मैं खुद कभी इनसे पाला पड़ जाए तो मैं कहता हूँ मेरे भाई ये प्रॉपर्टी दुनिया में कोई अकलूती प्रॉपर्टी तो नहीं है, इसके आगे पीछे दाएं बाएं अगर आपने होमवर्क किया हो
तो आपने क्लाइंट को उतारना है तो आपने उसको सीधी बात करनी है कि सर ये फैक्ट्स हैं, ये वेरीफाई कर लें, ये सामने वाला प्लॉट 3 करोड़ 20 लाख में बिका है, आप किस तरह 5 करोड़ मांग रहे हैं। आप 3,25 मांगे तो कोई बात बनती है, मैं आपको 3,15 से 3,25 तो मैं दिलवा सकता हूँ, लेकिन 5 करोड़ 6 करोड़ आपने नाराज़ होना है, बेशक हो जाएं, लेकिन ये नामुमकिन है। ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर अगर पता भी होगा तो वो नहीं बताएंगे, और आपको क्या कहेंगे कि आप आमने सामने बैठ जाएं और एक दूसरे की शक्ल देखें और मुझे कमीशन दे दें। अब ये एक नॉन प्रोफेशनल अप्रोच, बाहर बेशक परफॉर्म करते होंगे प्रॉपर्टी डीलर्स, लेकिन पाकिस्तान में इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि दे डोंट नो देयर प्रोडक्ट एंड दे डोंट नो देयर कस्टमर एंड दे डोंट एजुकेट देयर कस्टमर। क्योंकि कस्टमर जब जाता है, हाँ जी, मैंने जैसे कि अर्ज किया कि अच्छा इस गैप को रहीम भाई हमने फिल करना है। जो हमने जो ट्रेनिंग करानी है ना, पाकिस्तान में एक बड़ी मज़े की बात है, मोटिवेशनल स्पीच दे दो, वो बड़ी ज़बरदस्त। मेरे अपने कोच हैं डॉक्टर फाज, वो बड़ी खूबसूरत बात कहते होते हैं, जॉन मैक्सवेल टीम के, वो फाइज़र के भी CEO के कोच हैं, वो कहते होते हैं व्हाट इफ़ यू मोटिवेट एन इडियट। वो रात के 3 बजे उठ के बैठ जाएगा और वो कहेगा बम बनाना शुरू कर दूँ मैं। So motivation without the plan, without the action plan, without the direction, without the goal is a liability, it is a problem. अगर पागल को मोटिवेट कर देंगे पूरे शहर को आग लगा देगा। जी बिल्कुल। हाँ, यानी मोटिवेट टू डू व्हाट एंड हाउ एंड व्हेन, इसको हमने फिल करना है। ये चीज़ें हमने उनको बतानी है कि आपका जो कस्टमर है, जब वो आपके पास आता है, आपने देख लिया कि वो प्रॉपर्टी का मालिक है, तो आपके पास इतना होमवर्क हो, और अगर वो रेडी ही नहीं है तो आप उसे कहें सर 3 दिन बाद बात करेंगे और मैं सब कुछ आपके पास लेकर आऊँगा। आप उसे इतना एजुकेट करें, सर्वे करें, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये मैंने कहीं नहीं देखा। और यही मैं चाहता हूँ कि इस तरह की पौध पैदा की जाए जो यहाँ पर भी परफॉर्म करें, और अगर उन्हें बाद में ओवरसीज़ अब ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी हैं, मेरे पास सेलिंग के लिए आते हैं लोग, मुझे अप्रोच करते हैं, टर्की में प्रोजेक्ट्स लोग कर रहे हैं, दुबई वगैरह में तो खैर पुरानी बात है UAE में करने का, अब नया पोर्चुगल और नई नई डेस्टिनेशंस, क्योंकि 7 नेशनलिटीज़ भी मिल जाती हैं और पाकिस्तानियों को शौक़ भी बहुत है नेशनलिटी लेने का, तो इवन उनकी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर कोई पढ़ा लिखा सुलझा हुआ इंसान होगा तो वो उसे पड़ोस सकेगा ना। अगर उसकी अपनी ट्रेनिंग कोई नहीं है तो वो क्या पड़ोसेगा। तो ये ट्रेनिंग आप हमें बताएं कि किस तरीके से, क्या क्या एरियाज़ आप समझते हैं, क्योंकि आपने इंटरनेशनली काम किया, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें, ताकि उसके मुताबिक हम अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है लोगों को दें। असल में देखें, जो एक कामयाब ब्रोकर है ना, बेसिकली वो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं एंड इट्स अ प्रोसेस। ब्रोकरेज बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है। ब्रोकरेज का नाम नहीं है कि आप बस मैं ब्रोकर बन गया हूँ, किसी रियल एस्टेट वाले बंदे की जाके दुकान पे बैठ जाएं और उसको बातें करते हुए सुने कि वो कस्टमर्स के साथ कैसे बातें कर रहा है, और 6 दिन बाद या 6 महीने बाद आप बाहर निकल के कह दें जी मैं भी एक ब्रोकर हूँ, क्योंकि मैं आपको एक ब्रोकर की दुकान के ऊपर बैठ के तो मैंने सीखा कि उसने क्या किया। दिस इज नॉट इट। और अनफॉर्चुनेटली विदाउट एजुकेशन बेसिकली हमारे जो ब्रोकर्स हैं वो एक्सीडेंटल ब्रोकर्स हैं जी। और एक्सीडेंटल ब्रोकर्स जब वो बन जाते हैं तो फिर कहीं किसी का तुक्का लग जाता है और किसी का जो है वो सारी जिंदगी जो है वो स्ट्रगलिंग फेज में ही रहता है। अगर आप पहले दिन से प्रोसेस को समझ लें कि ब्रोकर बनने के लिए क्या क्या चीजें, प्रोसेस क्या है, और मैंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी जात के ऊपर करनी है वो मैंने किन 2 चीजों के ऊपर करनी है, तो फिर ये है कि जो आपकी जो जर्नी होगी, स्ट्रगलिंग जर्नी, अगर आप उसमें राइट अमाउंट ऑफ टाइम उसमें इन्वेस्ट करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंशाल्लाह ताला आप साल या 2 साल के अंदर ही आप कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर अचीव कर लेंगे। हमारी चूंकि रियल एस्टेट की फील्ड जो है ये एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ मनी और एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड्स जो है वो ऑफर करती है, जो कि पाकिस्तान की शायद और कोई भी इंडस्ट्री, बल्कि दुनिया में शायद कोई और इंडस्ट्री ऐसी नहीं है कि जिसमें इंसेन किस्म के रिटर्न्स आपको आ जाए और आप बहुत जल्दी जो है वो एक बड़ी अच्छी पोजीशन के ऊपर फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग हो जाए। खैर, कमिंग बैक टू द एक्चुअल टॉपिक, जैसे कि आपने बताया, मैं यहाँ पर आज आपको सिर्फ 2 चीजें एक्सप्लेन करूंगा एक कामयाब ब्रोकर बनने के लिए, और उसके बाद अगर आप इन्हीं 2 चीजों को कन्वर्ट करते हैं इनटू ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो मेरा ख्याल ये है कि हमारा आपका जो इशू है वो एड्रेस हो जाएगा, यानी कि जो हम अचीव करना चाह रहे हैं वो अचीव करें।
एक रियल एस्टेट ब्रोकर बनने के लिए एक प्रोसेस को समझना जरूरी है, और वो प्रोसेस ये स्टार्ट होता है प्रोस्पेक्टिंग से। जब आपने डिसाइड कर लिया और आप एक स्टूडेंट हैं और आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने ब्रोकर बनना है, तो सबसे पहले आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये होता है कि भाई ब्रोकरेज करनी है, कहाँ पे करनी है, कौन से शहर, कौन से मुल्क, कौन से इलाके में करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक शहर के अंदर बैठे और आप कहें जी मैं पूरे लाहौर का ब्रोकर हूँ। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इट मीन्स यू नो नथिंग। क्योंकि आप एक ह्यूमन, एक इंसान की जो कैपेसिटी है वो एक दिन के अंदर वो 10 से ज्यादा या 20 से ज्यादा लोगों को वो उसको डील करने की कैपेसिटी नहीं होती। अगर वो 21वें बंदे से मिलेगा एक दिन के अंदर ही, तो वो भूल जाएगा कि चौथे बंदे ने उसके साथ क्या बात की थी और पांचवें ने क्या की थी और छठे ने क्या की थी। तो बेसिकली एक एरिया को डेजिग्नेट कर लेना जिसको कहते हैं हम प्रोस्पेक्टिंग, और वो आप अपनी गली मोहल्ले या जो जिस भी इलाके में आप रहते हैं, जहां पर भी आपने करना है, वो आपने देखना है कि मैंने कहां पर ब्रोकरेज का काम कहां पर स्टार्ट करना है। तो आपने वो मार्केट, वो एरिया आपने टारगेट कर लेना है। दैट इज योर पॉइंट नंबर 1। जब आप एक दफा टारगेट कर लें, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 ये है कि जिस एरिया को आपने टारगेट किया वहां पर जाके आपने लिस्टिंग्स ढूंढनी है। लिस्टिंग्स का मतलब ये होता है कि आपने बेचना क्या है या आपने रेंट पे क्या देना है। और ऑब्वियसली अगर आप एक ब्रोकर हैं तो आपको ये 4 लोग जो हैं दुनिया में, जिंदगी में जो है ये मिलेंगे। लैंडलॉर्ड जिसने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट करना है, चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो। उसके बाद टेनेंट चाहे वो उसने घर लेना रेंट के ऊपर, या उसने ऑफिस लेना है रेंट के ऊपर, या उसने कुछ और लेना है रेंट के ऊपर। तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट ये हो गई एक पार्टी, और इसका मतलब ये है कि आप एक रेंटल एक्सपर्ट बन रहे हैं, रेंटल ब्रोकर जो है वो आप बन रहे हैं। और इंसान को मेरा मशवरा यही है कि सबसे पहले स्टार्ट जो है आपको हमेशा रेंटल प्रॉपर्टीज के साथ ही करना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू क्लोज, और उसमें जो पैसे होते हैं वो बड़े थोड़े होते हैं। लेकिन आपको एक प्रोसेस से क्योंकि आप गुजरते हैं तो आपको सारी तरीकेकार समझ आ जाती है। और हर इंसान को अपने कैरियर के स्टार्ट में पहले 5-6 महीने जो है वो रेंट का ही काम करना चाहिए, ताकि उसको पीपल हैंडलिंग का पता लग जाए कि लोगों को हैंडल कैसे किया जाता है। लिस्टिंग्स जिस वक्त आपने लेनी है और जब आप बिल्कुल नए नए हैं, तो ऑब्वियसली आपको नहीं पता होगा कि मैंने कहाँ से लैंडलॉर्ड ढूंढने हैं जो मुझे अपनी प्रॉपर्टी दें, या मैंने कौन से ऐसे सेलर्स ढूंढने हैं जो मुझे अपने प्लॉट या अपने घर या अपने ऑफिस दें कि यार ये मेरी चीजें हैं, ये बेचो। उसके लिए आपने सबसे पहले, इंसान के 2 बाजू हैं, ये हर इंसान के, इंसान अल्लाह ताला ने 2 बाजू दिए हैं, और हम रियल एस्टेट दुकान में बोलते हैं आर्म्स ऑफ द ब्रोकर। तो इंसान के जो 2 हाथ होते हैं उसमें एक हाथ जो होता है इसको हम बोलते हैं मार्केट आर्म। आपके 2, एक है आपका मार्केट आर्म और ये दूसरा है ये आपका पर्सनल आर्म। जो मार्केट आर्म होता है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आप किस इदारे के साथ आप जुड़े, कौन से प्रॉपर्टी डीलर की दुकान के ऊपर आप बैठे, वहां पर उसके उसके मालिक का क्या नाम था। और जाहिर बात है आपने पहले 6 महीने एक छोटे बंदे के साथ काम किया, फिर अगले 6 महीने आप बड़े बंदे के साथ काम किया, फिर आप एक बड़ी 5 साल के बाद फॉर एग्जांपल आप जनाब डीएचए के जो है वो कोई मैनेजर बन गए, या 5 साल के बाद आपको पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, फॉर एग्जांपल ब्रोकरेज की इंडस्ट्री में Zameen.com है, उसके अंदर आपको सेल्स हेड लग गए या सेल्स मैनेजर लग गए, 3-4 लाख रुपए आपकी तनख्वाह लग गई। तो बेसिकली ये है आपका आर्म। अब आप अगर Zameen.com के मैनेजर हैं तो ऑब्वियसली आप Zameen.com के प्लेटफॉर्म से पहचाने जाएंगे। मार्केट आर्म का मतलब ये होता है कि आप कौन से इदारे के साथ आप वाबस्ता हैं। और दूसरा है आपका पर्सनल आर्म। अच्छा, इस मार्केट आर्म के अंदर भी कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको आपने देखना है, और पर्सनल आर्म में भी कुछ पैरामीटर्स हैं। पर्सनल आर्म का मतलब ये है कि ये जिंदगी आपके साथ है, और जहां जहां आप जिस इदारे में जाते जाएंगे, जो पर्सनल आर्म के अंदर जो आपके लोग हैं वो आपके साथ साथ जाएंगे। अगर आप Zameen.com से शिफ्ट हो जाते हैं किसी और कंपनी में, कोई भी एबीसी कंपनी में, तो जो आपके पर्सनल आर्म के जो लोग थे, यानी कि आपके इन्वेस्टर्स, आपके दोस्त, आपके कुलीग्स, वो आपको हमेशा हर जगह पे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को जानते हैं, और पर्सनैलिटी के अंदर आपकी पर्सनैलिटी से वो वाकफियत रखते हैं। तो उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि आप किस पोजीशन पे बैठे हैं, उनके लिए मैटर ये करता है कि जहां पर भी आप होंगे, आप हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, आप हमें जो कहेंगे हम आपकी बात के ऊपर जो है वो अमल करेंगे, या आपको हेल्प करेंगे, या सपोर्ट, या इन्वेस्ट करेंगे, वगैरह वगैरह। तो मैं बेसिकली आज आपको ये 2 जो आर्म्स हैं इनका मैं आपको डिफाइन बेसिकली कर देना चाहता हूँ, ताकि आपको ये पता लग जाए कि मार्केट आर्म और पर्सनल आर्म के अंदर जो है वो फर्क क्या है। ये आपके पर्सनल आर्म पे थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा, जो कहते हैं योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। एग्जैक्टली।
कि तो जितने बेसिकली लोग आपके साथ अटैच्ड हैं, जिन्हें आपने विन किया हुआ है, वो असल में आपकी नेटवर्थ है। जी। अच्छा, पर्सनल आर्म के अंदर कौन कौन लोग शामिल होते हैं? पर्सनल आर्म के अंदर आपके लैंडलॉर्ड्स होते हैं, बायर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, आपकी जो पिछली जॉब होती है उसके जो आपके कुलीग्स होते हैं, वो जिनके साथ आपकी दोस्तियां हो जाती हैं, ये आपका पर्सनल आर्म का होता है। और उसके अलावा सेलर्स होते हैं, टेनेंट्स होते हैं, और वीआईपीज होते हैं। वीआईपीज का मतलब ये है कि कोई भी कोई अच्छी पर्सनैलिटी, कोई मकबूल शख्सियत, जो कि जिसको आप मिले और उसके साथ आपने बड़ा अच्छा आपने उसके साथ जो है वो टाइम गुजारा, और फिर उसके साथ आपकी कोई थोड़ी बहुत यारी दोस्ती हो गई, तो वो नहीं, ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी कंपनी टू कंपनी चेंज करते हैं, वो बस आपको पर्सनल लेवल के ऊपर जो है वो जानता है। दूसरा होता है आपका मार्केट आर्म। मार्केट आर्म के अंदर बेसिकली होते हैं आपके डेवलपर्स। अगर एक बड़ा डेवलपर है और आप एक बड़े ब्रोकरेज कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो वो डेवलपर आपको आपको लिफ्ट इसीलिए कराएगा या आपको टाइम इसीलिए देगा क्योंकि आप उस बड़े इदारे के साथ जो है वो मुंसलिक हैं। इसके अलावा आपका जो मार्केट आर्म होता है, ये आपका ट्रांसफर ऑफिसेस के अंदर, डेवलपर्स के जो ट्रांसफर ऑफिसेस होते हैं, वहां पर आपके कनेक्शन बनते हैं। उसके अलावा कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर आप अपने ताल्लुकात जब बनाते हैं, तो वो आपका मार्केट आर्म ही कंसिडर किया जाता है। आप जितने बड़े इदारे में काम कर रहे होंगे, उतने बड़े बैंकर्स, उतने बड़े कॉर्पोरेट ऑब्वियसली आपको बुलाएंगी और आपके साथ जो है वो बैठना उठना पसंद करेंगी। तो बेसिकली ये आपके दो अलग-अलग विंग्स होते हैं, एक का और दोनों के ऊपर आपने सिमल्टेनियसली बेसिकली काम करना। अपनी लाइफ के अंदर जब आप टाइम गुजार रहे हैं, तो आपने देखना होता है कि कौन से बंदे को मैंने अपने पर्सनल आर्म के अंदर जो है वो एडजस्ट करना है, और कौन सा जो है ये जब मेरी नौकरी जाएगी तो बस वो सारा खत्म हो जाएगा। जितना मुझे वो इस वक्त जो है वो प्रोटोकॉल वगैरह मिल रहा है, तो वो नौकरी की। सर, ये दो आर्म होते हैं ब्रोकर के। कमिंग बैक टू द प्रोसेस ऑफ ब्रोकरेज। ब्रोकरेज मैंने जैसे आपको बताया कि प्रोस्पेक्टिंग है, उसके बाद आपने लिस्टिंग्स ढूंढनी होती हैं। और लिस्टिंग्स ढूंढने का स्टार्ट में आसान तरीन तरीका ये है कि आप शेयर्ड लिस्टिंग्स पे काम करें। शेयर्ड लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि जिस मार्केट में भी आप बैठे हुए हैं, वहां पर जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनके साथ जाके आप अपनी यारी दोस्ती बनाएं और उनको बताएं, यार तुम्हारे पास क्या है सेल करने के लिए, मैं भी उसको मार्केट करने की कोशिश करता हूँ। और हमारे ब्रोकरेज बिरादरी के अंदर ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है कि पीपल लव, ब्रोकर्स लव वो शेयर्ड बेसिस पर काम करें। खैर है, जितनी भी उनको वो कमीशन जो है उसमें स्प्लिट करना पड़ जाता है, लेकिन ये है कि रेंटल्स में तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी को भी, और सेल्स में भी लोगों को इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उनका मकसद ये होता है कि चीज सेल हो जाए, और जब वंस थिंग इज सोल्ड, तो जो भी कमीशन आता है वो फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कर लेते हैं। तो शेयर्ड लिस्टिंग्स, अगर आपको अपनी लाइफ के स्टार्ट के हिस्से में शेयर्ड लिस्टिंग लेना, ये डे 1 पे आपको मिल जाएंगी। जिस दिन आप जिस इरादा करेंगे कि मैंने जिस भी ब्रोकर के पास जाके बैठना है, उसके दफ्तर में जाएंगे तो वो आपको 10 15 20 चीजें बता देगा कि ये मेरे पास ऑलरेडी है, बाकी तुम जाओ और ढूंढ के ले आओ, या तुम जाओ और ब्रोकर से जाके पता करो और जाके ले आओ। उसमें एक होती है डायरेक्ट लिस्टिंग, एक होती है इनडायरेक्ट लिस्टिंग। डायरेक्ट लिस्टिंग का मतलब यही है कि वो डायरेक्टली आप जानते हैं कि लैंडलॉर्ड कौन है, मालिक कौन है, और उसका नंबर आपके पास है। उसके बाद आपकी भी कैपेसिटी नहीं होती कि आपके पास एक प्रॉपर्टी ही आए और आप उसको अपने पास ही रखें और उसके बाद उसी के ऊपर काम करते रहें। लिहाजा आप भी की कोशिश होती है कि मेरे पास एक टाइम के ऊपर 10 या 15 या 20 प्रॉपर्टीज हों, उसमें डायरेक्ट भी हों और उसमें इनडायरेक्ट भी हों। ये बन जाता है आपका लिस्टिंग बैंक। लिस्टिंग बैंक बन जाता है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है, एक दफा लिस्टिंग्स आपके पास आ गई, उसके बाद आपने उसको करना है मार्केट। अब मार्केट के लिए पाकिस्तान में 5-6 पोर्टल्स हैं जिनको हम MLS साइट्स बोलते हैं, ज़मीन.com, OLX, घराना, elan.com, स्टार मार्केट वगैरह वगैरह। मतलब ये कुछ 3-4-5 किस्म के पोर्टल्स हैं जो कि आपको लिस्टिंग्स जो हैं वो आपको अलाउ करते हैं कि आपने जो भी चीज बेचनी है या आपने रेंट करनी है वो आप उसको इश्तेहार। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं मार्केटिंग। जब मार्केटिंग करके आप इश्तेहार लगा देते हैं, उसके बाद उस इश्तेहार से जनरेट होती है इंक्वायरीज। ये है आपका चौथा स्टेप ब्रोकरेज का। जब इंक्वायरीज आती हैं, तो इंक्वायरी इज वो स्टेप है जब आपके पास कस्टमर आ जाता है, और अब आपने ये जज करना है कि ये कस्टमर जो है, आपने एक तो उसको प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करना है। अगर उसने आपको एक लीड भेजी या कॉल किया और आपने 6 दिन उसको फोन ही नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि उसको समझ आ जाएगी कि आप एक नॉन सीरियस किस्म के एजेंट हैं और आप सिर्फ लोगों को तंग करने के लिए आपने लिस्टिंग्स लगाई है।
या डी ट्रैक करने के लिए लगाई है, जो कि आजकल हमारे पाकिस्तान का हाल है MLS साइट्स का, कि वहां पर आपको शायद 1% कोई ओरिजिनल एड आपको मिले, बाकी 99% वहां पे जो लिस्टिंग्स होंगी वो फेक लिस्टिंग्स होंगी, और लोगों ने पोर्ट्रे किया होगा जस्ट टू गेट द इंक्वायरीज। ये मार्केट में अब लाहौर की 2 करोड़ की आबादी है, इसमें आपको क्या पता या मुझे क्या पता एज अ ब्रोकर कि किसने ऑफिस खरीदना है, किसने घर खरीदना है, और किसने जो है वो रेंट पे, कौन रेंट पे घर ढूंढ रहा है, और जो जो भी ढूंढ रहा है उसका बजट कितना है। सो वी डोंट नो दैट। उसका बेस्ट तरीकाकार ये होता है कि आप जेन्युइन एड्स लगाएं, और उस पर जो जेन्युइन बायर्स होंगे वो उस साइट के थ्रू आपको कांटेक्ट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा हिसाब है। पाकिस्तान में ये हिसाब है कि पाकिस्तान में फेक एड्स लगाए जाते हैं अनरियलिस्टिक प्राइसेस के साथ, जस्ट टू गेट द नंबर ऑफ द बायर या टेनेंट। कि बायर एक दफा फोन करेगा कि हाँ जी आपके पास अवेलेबल है, आपने ये इश्तिहार लगाया हुआ है, तो आपका ब्रोकर का जवाब आगे से होता है नहीं ये तो अभी अभी सेल हो गया, हाँ। इसके अलावा मेरे पास ये 4 5 6 ऑप्शंस हैं। आपने स्टूडियो अपार्टमेंट जो है वो उसके लिए कॉल की होगी 20,000 और वाला हो गया है, 50,000 वाला है। हाँ जी, और उसके बाद वो कहेगा नहीं जी 50,000 वाला तो चला गया, मेरे पास 2 लाख रुपए में 2 बेडरूम पड़ा हाँ हुआ है, तो वो आपको चाहिए, और वो जबरदस्ती कोशिश करेगा आपको कि वो 2 लाख वाला ही ले ले आप। तो मतलब एक नॉनसेंस किस्म की बात है, और ऐसे ब्रोकर्स को जो है लोग फिर अवॉइड करते हैं और कोशिश करते हैं कि इनसे जान ही छुड़ाई जाए। सो बेसिकली ये इंक्वायरीज का स्टेप होता है। इंक्वायरीज के बाद 5वां स्टेप होता है इस फील्ड का, ब्रोकरेज का, दैट इज कॉल्ड व्यूइंग्स। क्योंकि आपके पास 100 इंक्वायरीज आ गई, मैं अब आपको मिसाल ऐसे देता हूँ कि आपने कोई भी सेल करनी है और आप उसका फेसबुक पे ऐड लगा दें। जैसे कि आपने देखा होगा ये पिछले दिनों में फेसबुक आप खोलें तो हर डेवलपर ने कुछ ना कुछ बेच रहा होता है, और वो उसका एड जो है वो आफ्टर एवरी 2 पोस्ट, तीसरी पोस्ट जो होगी आपको कोई एड ही नजर आ रहा होगा कि कोई ना कोई डेवलपर या कोई मार्केटिंग कंपनी या कोई ब्रोकर जो है वो कुछ ना कुछ बेच ही रहा है। अब उसको बोलते हैं, अब वो बेच रहा है और आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी डिटेल्स जो है उस फेसबुक एड के थ्रू उस डेवलपर या उस मार्केटिंग कंपनी या उस ब्रोकर के पास पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम ये है कि 1 घंटे के लिए या 1 दिन के अंदर अगर आप एक एड लगाते हैं तो आपके पास 100 लीड्स आ जाएंगी, और लोग जो है वो फेसबुक पे लिख देते हैं इंटरेस्टेड और सेंड डिटेल्स और कॉल मी नाउ वगैरह वगैरह। ये एक ट्रेडिशनल वे है जिसमें आपके पास एक प्रॉपर्टी आपने एडवर्टाइज की, और मैं आपको ये समझाने ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में समझाना चाह रहा हूँ कि एक आपने प्रॉपर्टी एडवाइस की और उसके आपके पास जो है वो कोई 200 लीड्स आ गई। अब 200 लीड्स के ऊपर काम करने में आपको जो है वो मतलब मुझे 3 4 5 घंटे चाहिए। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट ब्रोकर हैं तो आप उन 100 लीड्स जो आपके पास आई हैं उसमें से आपने ये चेक करना है कि इसमें इंटरेस्टेड लोग कौन है, और वो ओवर द फोन कॉल्स ही आप चेक कर लेते होते हैं। वरना अगर आप एक एक बंदे को कॉल करना स्टार्ट करें और फिर उसको मुलाकात की दावत दें और फिर उसके साथ टाइम स्पेंड करें तो आपका तो 2 महीने लग जाएंगे ये डिसाइड करते करते कि इनमें लेना किसने और नहीं किसने लेना। तो उसके बाद होता यह है कि उन 100 लीड्स में से आपने कॉल करके व्यूइंग अरेंज करनी होती है। व्यूइंग, ये बात ध्यान में रखिएगा कि दुनिया के अंदर रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट जो होती है वो व्यूइंग के बगैर नहीं होती। अगर आपने व्यूइंग के बगैर किसी भी जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी, अगर वो जगह फिजिकली जाके, तो उसका मतलब ये है कि 90% चांसेस ये हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा और आप फ्रॉड ही करेंगे। ऑब्वियसली रियल स्टेट में बड़ी बड़ी मनी इन्वॉल्व होती है और बड़े पैसे इन्वॉल्व होते हैं, तो 100% लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि जो भी चीज खरीद रहे हैं वो जाके खुद फिजिकली देखें और फिर डिसाइड करें। अब अगर व्यूइंग अरेंज हो गई है आपकी और कस्टमर ने आपको कॉल करके कह दिया कि आई विल कम टू व्यू द प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये है कि आपने 70% डील क्लोज कर दी है। क्योंकि दुनिया में इतना फारिग कोई बंदा नहीं होता कि वो वैसे ही पेट्रोल अपना साड़ के आएगा सिर्फ आपसे मिलने के लिए और उसके बाद आपको कहेगा कि और मुझे लेके जाओ वो जगह दिखाने के लिए जो कहाँ है कहाँ नहीं। उसमें उसका टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगी, पेट्रोल भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। तो 70% चांसेस यही है कि यहाँ तक तो वो बंदा कन्विंस है। व्यूइंग के बाद जो फाइनल स्टेप होता है, जब आप व्यूइंग कर रहे होते हैं तो उसके बाद जो फाइनल स्टेप होता है वो होता है नेगोशिएशन का। और अमूमन तौर पे ये होता है कि जो बायर्स होते हैं या टेनेंट्स होते हैं वो एट द स्पॉट डिसीजन नहीं लेते। जो कमजोर ब्रोकर्स होते हैं वो उनको कन्विंस कर लेते हैं कि थोड़े बहुत पैसे कोई टोकन शोकन उसी वक्त पे कर दें ताकि वो डील थोड़ी सी कंफर्म हो जाए। लेकिन अगर उन्होंने कोई टोकन शोकन पे नहीं किया और कोई चीज पैसे नहीं इन्वॉल्व अभी तक, तो इसका मतलब ये है कि कोई गारंटी नहीं है कि ही इज इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड। चाहे वो 1000 दफा कहे कि जी मैंने लेना है, बट देयर इज नो गारंटी। अगर उसने 2000 रुपए निकाल के नहीं दिए या 5000 नहीं दिए
कि यार ये मेरी तरफ से एक टोकन रख लो और नाउ इट इज कंफर्म कर लो, और बाकी मैं पेमेंट कल या परसों या तरसों या हफ्ते बाद जब भी है वो मैं कर दूंगा। अगर तो ब्रोकर व्यूइंग के दौरान 2 4 5 हज़ार रुपए लेने में कामयाब हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि ये डील 90% कंफर्म हो चुकी है, स्टिल अभी 100% पे हम नहीं पहुंचे। और अगर वो नहीं लिया उसने, तो फिर ये 70% ही है, क्योंकि उसने व्यूइंग करवा दिया है, और अब नेगोशिएशन, बार्गेनिंग और फॉलो अप, ये है आपका छठा स्टेप। नेगोशिएशन और फॉलो अप अगर जितना स्ट्रांग होगा, उतनी जल्दी आप उस लैंडलॉर्ड को या उस बायर को या उस टेनेंट को कन्विंस कर लेंगे डील क्लोज करने के। और जिस वक्त ये आप कर लेते हैं, फॉलो अप करते रहते हैं, तो इवेंचुअली वो जो बंदा होता है वो कन्विंस हो ही जाता है कि चलो यार मैं ले ही लेता हूँ ये चीज, जो भी मैं कह रहा हूँ, और इस तरह आप डील जो है वो क्लोज कर लेते हैं। और ये एक प्रोसेस का नाम है। अब प्रोस्पेक्टिंग और लिस्टिंग्स के बाद इसमें ब्रोकर का मैनेज करना चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हर ब्रोकर हर रोज एटलीस्ट 5 से 10 डीले परसू कर रहा होता है। अगर आप 5 डील्स भी परसू करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप 10 लोगों के साथ एंगेज है एक दिन के अंदर, क्योंकि उन हर डील के साथ 2 बंदे जुड़े हुए। अगर वो रेंट की डील है तो तब भी लैंडलॉर्ड और टेनेंट, और अगर वो सेल की डील है तो तब भी आपके पास यहाँ सेलर होगा या आपके पास बायर होगा। तो आपने दोनों पार्टीज को हर वक्त अलाइव रखना होता है, क्योंकि एक लैंडलॉर्ड एक टाइम के ऊपर कोशिश कर रहा होता है कि 10 डीलरों के साथ जो है वो लगाओ। तो यू विल नेवर कि कब कब किस डीलर ने उसके साथ जो है वो कहाँ फाइनल हो जाए कि वो आप अभी आपने अपने कस्टमर को डन किया, उधर से वो सेल हो गई। एग्जैक्ट। तो इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग फॉलो अप है एक ब्रोकर का, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है डील्स को क्लोज करने के लिए। यानी कि तो पकड़े मैं हुए 5,000 भी वापस पकड़े देने पड़ेंगे क्योंकि जी। ऐसे। तो दीज आर बेसिकली प्रोसेसेस ऑफ द जिसको कहते हैं हम ब्रोकरेज प्रोसेस। और उसके बाद ये मैंने आपको आर्म्स का भी बता दिया कि एक ब्रोकर ने जो है अपने 2 आर्म्स के ऊपर हमेशा सारी जिंदगी काम करना होता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, उसका पर्सनल आर्म स्ट्रांग होता जाता है। एक टाइम ऐसा आता है 4 5 साल के बाद कि उसको जरूरत नहीं होती इतनी ज्यादा मेहनत करने की, और वो ऑफिस में ही बैठा रहता है, और वो अपने पर्सनल आर्म के अंदर से ही इन्वेस्टरों को कॉल करता है, और कोई भी प्रोजेक्ट आता है उसकी ड्यू डिलिजेंस भी फोन पे ही कर लेता है। उसके हर डेवलपर के दफ्तर के अंदर उसके उसके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, जो उसको अच्छी इंफॉर्मेशन और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देते हैं, और वो अपनी इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर ही इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर देता है, और उसी से वो प्रॉफिट कमाता है, और वो अपना कट भी उसमें लेता है, और इस तरह उसकी जिंदगी जो है वो आसान हो जाती है। तो जो आपके पाकिस्तान के अंदर जितने भी एस्टेब्लिश ब्रोकर्स हैं, उनका जो पैरामीटर है, आप किसी भी बड़े ब्रोकर के पास चले जाएं, उसके पास पीछे जो है बैक एंड के ऊपर उसके कुछ इन्वेस्टर्स होंगे, जो उसके कहने के ऊपर उसी वक्त पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन जब वो आपको अपनी हिस्ट्री बताएगा तो कहेगा जी मुझे तो 25 साल हो गए इनको खिलाते हुए, और मैं तो 1 करोड़ रुपए कमाता हूँ, तो 10 लाख रुपए मैं रखता हूँ और 90 लाख अपने इन्वेस्टर को देता हूँ, वगैरह वगैरह। तो दैट्स हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स। अच्छा, इसके अंदर एक और, अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। ड्यू डिलिजेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ड्यू डिलिजेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट को टेकअप करने के लिए। और हमारे जो ब्रोकर हजरात हैं और हमारे जो डेवलपर हजरात हैं, स्पेशली ब्रोकर्स का तो कसूर नहीं है, डेवलपर्स का कसूर होता है। ये डेवलपर्स की कोशिश होती है कि वो ब्रोकर्स को मुख्तलिफ लालच दे के अपनी इलीगल इन्वेंट्री भी उनसे सेल करवा दें। और ऐसे होता है बेसिकली कि हमारे जो डेवलपर हजरात हैं वो ब्रोकर्स को इंसेंटिफाइज ज्यादा कर देते हैं, और उसके बाद उनको कहते हैं यार जहां पर 2% कमीशन बनता है वहां पर आप मेरे से 10% ले लें, जहां पे 10% बनता है वहां पे आप मेरे से 20% ले लें, लेकिन आप मुझे 1 करोड़ रुपया उठा के दें, 20 लाख रुपए आपके और 80 लाख रुपए मैं अपने पास रख लूंगा, और आप बस कोई भी झूठ सच बोल के किसी भी कस्टमर को बुला लें और उसको ये वाली चीज जो है वो चिपका दें, जिसके ऊपर फिर ब्रोकर जो है वो अपने पैसे को देख रहा होता है, और उस तरीके से फिर वो इस्तेमाल करता है। लेकिन बहरहाल अगर ड्यू डिलिजेंस आपकी थोड़ी सी भी कमजोर हो, तो एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड ये है कि जिस बंदे के कहने के ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, मैं हमेशा उसको पकड़ूंगा कि तुमने मुझे गलत इन्वेस्टमेंट करवा दी। और इसी तरीके से ये इंडस्ट्री आज तक हमारी जिंदा है। पिछले 20 साल से मैं तो खुद यही देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में यही ट्रेंड है। अगर आपका नुकसान हो गया तो आप फौरन उस बंदे के घर पहुंच जाएंगे, दफ्तर पहुंच जाएंगे कि भाई आपने मुझे कहा था कि ये इस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर। अगर आपका फायदा हो गया और आपको बहुत ज्यादा कोई प्लस मिल गया, तो आप उसको बताना भी नहीं पसंद करेंगे कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की वजह से। लिहाजा स्ट्रॉन्ग फॉलो अप, understanding with your customers, understanding with your investors or buyers,
जो भी लोग एक ब्रोकर के पास साथ डील करते हैं, याद रखिएगा कि वो उसके ऊपर किसी ना किसी तौर के ऊपर ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि ये इसके थ्रू मैं काम कर रहा हूं तो इसने अपना कमीशन लेना है, अपनी मजदूरी लेनी है, तो ये मुझे सही करेगा, ये अपने 2% के लिए मेरा 2 करोड़ रुपए जो है वो जाया नहीं होने देगा। उसके दिल में और उसके दिमाग में यही इंटेंशन होती है। अब जी, अगर लेकिन रहीम भाई अनफॉर्चुनेटली स्टॉक मार्केट में भी मैंने देखा, यहाँ तो खैर करोड़ों की क्या अरबों के भी सौदे हो रहे होते हैं ना, वहाँ ब्रोकर ज़्यादातर परवाह करते हैं और ना रियल स्टेट में ब्रोकर परवाह करते हैं। दे आर मोर बॉदर्ड अबाउट देयर कमीशन, लेस अबाउट द पर्सन हु इज़ बाइंग, और इसी से फिर नॉन प्रोफेशनलिज्म जनरेट होता है, इसी से लॉसेज होते हैं, इसी से फिर आगे जाके जो है बंदे का नाम खराब होता है, क्योंकि गुडविल जो है। उसकी रीजन ये है कि ये मार्केट डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अगर ये मार्केट डॉक्यूमेंटेड होती और मुझे ये डर होता कि मैंने अगर किसी भी कस्टमर के पैसे खराब किए या किसी को फ्रॉड किया या कोई भी धोखा दिया, तो मेरा कैरियर उसकी रिपोर्ट करने के बाद जो है वो खत्म हो जाएगा जी, और आई वोंट बी एबल टू परफॉर्म इन दिस, और मैं बदनाम हो जाऊंगा और मैं पूरे जमाने में बदनाम हो जाऊंगा और मेरे तो घर वाले भी मुझे जो है वो घुसने नहीं देंगे। अगर उसके दिल में ये डर और खौफ हो तो वो कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं करेगा। बाकी पैदाइशी जो है वो लोग, आपको पता है, लोग तो अपॉर्चुनिटिस्ट होते हैं, अपॉर्चुनिटी तो वहीं पर जो है वो काट दिया। अगर हमारी मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट डॉक्यूमेंटेड होती, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब इसके ऊपर बड़ा एग्रेसिवली जो है वो काम कर रहा हूँ और को जो है वो कंबाइन कर रहा हूँ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। विश यू विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग यू आर डूइंग। एक सेटिंग आपके साथ इंशाल्लाह ताला और होगी जिसके अंदर हम आपसे ओवरसीज़ प्रोजेक्ट्स के लिए कैसे मैन पावर को तैयार किया जा सकता है, ये सवाल हम आपसे पूछेंगे। आज तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड किया एंड आई एम श्योर कि ये लोगों के काम आएगा, और इट इज़ वेरी वेरी काइंड ऑफ यू कि आपने मेरे कहने पे टाइम दिया और इतने खुले दिल से हम सबको एजुकेट किया। शुक्रिया।